आज हम लोग रिवीजन के लिए चलते हैं जो अभी तक की क्लास हुई है। तो अभी तक की क्लास को अगर हम देखें तो ये हम लोगों के सामने ब्रिटिश लिटरेचर के ये 12 पार्ट्स हैं। तो इसमें हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है: एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग एंग्लो सेक्शंस की बात करते हैं। तो एंग्लो सेक्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, मैं दोबारा बता देता हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लोगों से भी पूछता जाऊँगा बीच बीच में। तो मुझे बताइए कि एंग्लो सैक्सन का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है। एंग्लो, यस प्रकृति, आप बताइए। सर 410 to 1066। हाँ, 410 to 1066। और 450 भी कोई बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 450 to 1066। ओके। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों को ब्रिटोन्स बोला जाता था या फिर सेल्ट्स बोला जाता था, केल्ट्स या सेल्ट्स, है ना। तो ब्रिटोन्स रहते थे। अब नॉर्मल जैसे हम लोगों के ऊपर इंडिया पर राज किया गया, अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे ही ब्रिटोन्स पर सबसे पहले रोमन्स ने इन्वेड किया, हमला किया, आक्रमण किया। लेकिन आक्रमणकारी इतने अच्छे थे, मतलब आक्रमण तो करते थे, पहले का तो ये रूल चलता था, आक्रमण करो और उसको अपना लो, राज्य को तुम्हारा हो जाएगा वो राज्य। लेकिन रोमन्स ने इस तरह से मतलब राज किया कि ब्रिटोन्स के दिलों पे छा गए। यानी कि वहाँ के जो लोकल नेटिव लोग थे उन पर रोमन्स ने अच्छी तरह से, एक तरह से उनको स्लेव बना लिया था और उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था ब्रिटोन्स ने, इनको रोमन्स को, है ना, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो केल्ट्स थे या ब्रिटोन्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि रोमन्स हमारे राजा हैं। इन्होंने लगभग 500 सालों तक वहां पर राज किया रोमन्स ने। ये रोमन्स रोम के थे, रोम इटली में आता है, तो ओरिजिनली फ्रॉम इटली, यानी कि इटली के माने जाते हैं ये। और 43 एडी के लगभग ये आए थे और अप्रॉक्स 500 ईयर्स दे रूल्ड ओवर द इंग्लैंड, है ना। पहले ब्रिटोन्स रहते थे, ब्रिटेन, इसलिए ब्रिटोन्स से ही नाम ब्रिटेन पड़ा है ना। फिर उसके बाद समस्या ये हुई कि रोमन्स के यहाँ पे भी समस्या आ गई। रोमन्स के यहाँ का मतलब ये है कि रोम में समस्या आ गई। रोम में समस्या आ गई तो उनको वापस लौटना पड़ा। तो रोमन्स लेफ्ट, रोमन्स लौट गए। जैसे ही वो लौटे तो उस समय तो आपको पता ही होगा कि क्या चलता था। उस समय तो जो राज्य खाली है उसी राजा पे हमला कर दिया जाता था। तो जैसे ही रोमन्स गए, ब्रिटोन्स अकेले पड़े, तो कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। अब बेचारे ब्रिटोन्स परेशान, क्या करें। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इन लोगों ने अप्रोच किया। किसको अप्रोच किया? सैक्सन को, एंजल्स को और जूट को। ये 3 प्रजाति थी। इन तीनों को अप्रोच किया गया कि आप आइए और हमें बचाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो इन्होंने फिर आए। हालांकि हर जो रोमन था, मतलब जो ब्रिटोन्स था, वो नहीं चाहता था कि ये लोग आ जाएं, क्योंकि ये भी तो गुलाम बनाएंगे। जैसे अर्थर नाम के जो राजा थे ब्रिटोन्स के, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की। कई लोगों ने अप्रोच किया लेकिन मेजॉरिटी ने उनको रोकने की कोशिश की। बट एक बार किसी को अगर शेर को खून हाथ लग जाए, मतलब मुंह में लग जाए, तो कहाँ छोड़ेगा। तो एंगल सेक्शंस, एंगल्स और जूट ने कब्जा कर लिया और कब्जा करके उन्होंने ब्रिटोन्स के जो हिस्से थे, यानी ब्रिटेन के जो हिस्से थे, उन हिस्सों को अपने हिसाब से 7 पार्ट्स में बांट दिया। 7 पार्ट्स में, अच्छा ये जो मैंने अभी आपको बताया था, सेक्शंस अलग थे, एंजल्स अलग थे, जूट अलग थे, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, ये बात ध्यान रखना। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज बांट लिए।
जैसे कैंट राज बसाया था जूट ने, जो जूट प्रजाति थी उनने कैंट नाम का राज्य बसाया था। और तो छोड़ो, उस समय के राजा जो कैंट के राजा थे उनका राज तो बस गया, बढ़िया राज चल रहा था, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी थोड़ी फॉलो करते थे। लेकिन जो ब्रिटोन्स वगैरह थे ये तो क्रिश्चियन लोग थे, है ना, ये बाहर के थे, तो ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे। तो वहां पर जो ब्रिटोन्स के एक संत थे, क्रिश्चियनों के एक संत थे, उनका नाम था सेंट अगस्टाइन। ये सेंट अगस्टाइन ने कैंट में, मतलब जो कैंट बसाया गया था उसमें एथलबर्ट को, ये एथलबर्ट वहां के राजा थे कैंट के, जो क्रिश्चियन नहीं थे, उनको 597 एडी में क्रिश्चियनिटी अपनवाई थी, मतलब क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपनाई थी, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद मर्सिया नाम का एक राज बसा, ससेक्स नाम का एक राज बसा, बेसेक्स नाम का एक राज बसा, एसेक्स नाम का एक राज बसा, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थम्ब्रिया, ये राज बसाए गए, है ना। अब 7 स्टेट्स बन गए, लेकिन बाद में ये जो कैंट थे ये कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ गए तो दो जातियां बची, एंग्लो और सैक्सन। दो जातियां बची तो इन्होंने क्या किया है, 7 स्टेट्स को 3 स्टेट्स में बांट दिया और बोला कि तुम 3 ही रहने दो, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और बेसेक्स, 3 रहने देते हैं। उस दौरान ऐसा तो है नहीं है कि आराम से काम चलता रहे, कुछ लोगों ने और आक्रमण किया, जैसे बाइकिंग्स ने आक्रमण किया। लेकिन उस समय के जो राजा थे यहाँ के, ये सैक्सन के, उनका नाम था किंग अल्फ्रेड। उन्होंने बाइकिंग्स को खदेड़ दिया। ये बाइकिंग्स कौन थे, जंगलों में पाई जाने वाली ऐसी प्रजाति जो आताताई टाइप की थी। कई लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी लड़ जाते हैं, ऐसे ही बाइकिंग्स थे, अननेसेसरी लड़ जाते थे। तो इनकी लड़ाई हुई बाकायदा किंग अल्फ्रेड से, बैटल ऑफ डैनलो में, डैनलो नाम की जगह में। वहां पे इनको हराया गया किंग अल्फ्रेड के द्वारा, और 878 में किंग अल्फ्रेड ने इनको भगा दिया, चलो जाओ यहां से। किंग अल्फ्रेड को ग्रेट किंग भी बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किए। उन्होंने राइटर्स को बढ़ावा दिया, उन्होंने लिटरेचर को बढ़ावा दिया, उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए, तो इसीलिए उनको ग्रेट बोला जाता है ना। बाइकिंग्स भाग तो गए, लेकिन उन्होंने अंदर से अपना बदला नहीं छोड़ा। तो इनमें से एक बाइकिंग लौट के आएगा अभी, है ना। तो लौट के आएगा तो क्या कमाल करेगा वो तो भैया बाद में, अभी अपन को पता चलेगा जब नॉर्मन एज स्टार्ट होगी। अभी तो सिर्फ इतना ही छोड़ देते हैं अपन लोग एंग्लो सैक्सन की हिस्ट्री। एंग्लो सैक्सन्स के टाइम पे कई वर्क भी आए जिनमें एनोनिमस मतलब जिनकी राइटर्स का ही नहीं पता। अब उस समय का जो जमाना था वो इतना बैकवर्ड था कि पता ही नहीं राइटर्स, है ना, लिख देते थे, कोई लिखते ही नहीं था कि हमने लिखा ये राइटिंग। तो बहुत सारे वर्क जो एनोनिमस थे, जैसे बेवल्फ, जिसको नेशनल एपिक बोला जाता है इंग्लैंड का, इट इज अ नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। जैसे बिटसित, जैसे ड्योर्स लेमेंट, जैसे द सी फारर, द फाइट एट फिंसबर्ग, वॉल्डेरे, ऐसे कुछ वर्क्स हैं जो एनोनिमस थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्क बेवल्फ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बेवल्फ कौन था, तो बेवल्फ एक उस पूरे जो एपिक है उसका हीरो है, जैसे हमारे रामायण में राम भगवान हीरो है, ऐसे ही बेवल्फ हीरो था, है ना। तो वहाँ पर किंग कौन था, तो डेन नाम का एक राज था, उसका किंग था रॉथगर, है ना। ये बढ़िया आराम से मधुशाला में एकदम डांस चल रहा था, शराब चल रही थी, आनंद ले रहे थे। तब तक ग्रैंडल आया और उसने पूरा तहस नहस कर दिया। ग्रैंडल एक मॉन्स्टर है, उसने उसको पूरे को गड़बड़ कर दिया था। बेवल्फ ने उसको बचाया था, बेवल्फ को बुलाया गया रॉथगर के द्वारा, तो उसको बचाया गया। ये पूरी कहानी है। उस समय पोएम की अगर हम बात करें तो एलिट्रेशन ही यूज होता था, एलिट्रेटिव पोएम होती थी एंग्लो सैक्सन के टाइम पे, है ना। ये दूसरे हैं जैसे बिटसित है, डेयर, ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नाम आप देख सकते हो कि इस टाइप ये कब के थे, तो एंग्लो सैक्सन के टाइम के थे।
उसके बाद अगर हम इसी दौरान राइटर्स की बात करें तो राइटर्स में वेनरेबल वीडे इस दौरान के मतलब इसी टाइम के राइटर हैं जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग तो आपके वेनरेबल वीडे, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश अगर कोई पूछे तो जॉफरी चौसर, है ना। इनका वर्क एक्सेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इनका एक वर्क है। कैडमैन के वर्क की बात करें तो पैराफ्रेज है, जुडिथ है, कैडमैन के वर्क हैं। साइनेबल पे एक राइटर हैं, 3 राइटर बहुत फेमस हुए इस उसमें टाइम में। इनके वर्क्स की बात करें तो द क्रिस्ट है, जुलियाना है, द फेट्स ऑफ एपस्टल है, एलिन है, ड्रीम ऑफ रूड है ना। और तो छोड़ो, क्रिस्ट ने तो इतना गजब कर दिया था कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्रॉसिंग द बार में इसको लिया भी है ना। क्रिस्ट के जो थीम है उसको लिया भी है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी एंग्लो सैक्सन एज। मैंने रिवाइज अब एंग्लो नॉर्मन की बात करते हैं। तो एंग्लो नॉर्मन का टाइम पीरियड 1066 से 1350 तक माना जाता है। इसके बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में बताया भी था। पूरा पढ़ के तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैंने जब क्लास ली थी तो पूरा पढ़ के भी बताया था। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि जो बाइकिंग्स गए थे, तो बाइकिंग्स ने क्या किया, उनमें से एक ने सोचा कि मैं बदला लेके ही रहूंगा, हमारे दादा को हराया था, हमारे पूर्वजों को हराएंगे ये। तो उसने सेना बनाई और उसने क्या किया, सेना में एकदम तो बन नहीं जाती, और ऐसा नहीं है कि वो हार गया था। उसका नाम था विलियम द फर्स्ट, जिसको विलियम द कनकरर भी बोलते हैं, वो भी एक बाइकिंग था। तो उसने क्या है, सेना बनाई और उसको ये पता था कि हमारे पूर्वजों को इन्होंने यहाँ से आए थे, हराया था। तो उनमें से एक बाइकिंग विलियम द फर्स्ट नॉर्मन में। तो नॉर्मन क्या है, नॉर्मन एक फ्रेंच की डायलेक्ट है। डायलेक्ट क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, है ना। तो वहां नॉर्मन से एक उसने बढ़िया सेना तैयार करके और एंगल्स पर, यानी एंग्लो जो चल रहा था, एंग्लो सेक्शन, वहां के जो राजा थे हेरोल्ड, कब 1066 में, है ना। समय बदल चुका है, अब काफी राजा जा चुके हैं, क्योंकि ऐसे तो जिंदा रहेंगे ही नहीं कि अल्फ्रेड ही बने रहे हमेशा। अल्फ्रेड बेचारे मर गए, उसके बाद नए राजा बने। तो हेरोल्ड अंतिम राजा था उस समय जब नॉर्मन ने हमला किया। तो नॉर्मन ने जब हमला किया तो विलियम द फर्स्ट, जिसको विलियम कनकरर भी बोला जाता है, उसने किसको हराया, हेरोल्ड को हराया। हेरोल्ड को हराया तो नॉर्मन का राज हो चुका है वहां पर, है ना। तो फिर क्या हुआ, एंग्लो नॉर्मन। तो एंग्लो का मतलब आंग्ल, आंग्ल मतलब जो अंग्रेज होते हैं। जैसे आपने एंग्लो इंडियन भी सुना होगा। तो जिस इसके साथ जो भी टच कर रहा है उसको अपन जोड़ देते हैं। पहले सेक्शन टच कर रहे थे तो एंग्लो सेक्शन हो गए थे, फिर एंग्लो नॉर्मन हो गए थे, ऐसा चलता रहता है ना। तो एंग्लो नॉर्मन हो गए। अब भैया ऐसा तो है नहीं है कि नॉर्मन आए और उन्होंने बढ़िया राज किया, जनता ने उनको स्वीकार कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है। जनता ही बड़ी आसानी से कहाँ स्वीकार करती है। तो जनता ने उनको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। तो नॉर्मन ने क्या किया, वहाँ की महिलाओं से शादी करवाना शुरू किया। अपने सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष होते थे या सेनापति होते थे या सैनिक होते थे, उनके साथ घुलना मिलना शुरू किया। और फिर बाद में वो अपने मंसूबों में अपने सक्सेस हुआ और वहाँ पर अच्छी तरह से एंग्लो नॉर्मन राज उसने करना शुरू कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ, इसी टाइम पे अगर हम बात करें एक फ्रेंच एपिक की, तो वो भी नाम जो सुन लो, चैंसन डी रोलैंड, फ्रेंच नेशनल एपिक। ये फ्रेंच नेशनल एपिक है। इंग्लैंड का नेशनल एपिक मैंने अभी आपको बताया था, कृपया करके कोई दोहरा दे तो अच्छी बात है। बताओ कौन सा बताया था मैंने। बेओल। हाँ, बेबल बताया था। और चैंसम डी रोलैंड फ्रेंच का नेशनल एपिक है। तो यहाँ पे केवल इंग्लैंड और फ्रेंच के नेशनल एपिक की क्यों बात की गई है, क्योंकि फ्रेंच ने हमला किया है। अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि फ्रेंच के जो डायलेक्ट था वो रोमन, एक मतलब रोमन जो लोग थे उन्होंने नॉर्मन जो लोग थे उन्होंने हमला कर दिया था।
तो इसीलिए दो देशों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों देशों के नेशनल एपिक की बात कर दी अपन ने। इस दौरान कुछ राइटर्स आए। अब ये काफ़ी पुरानी बातें हैं, तो छोटे मोटे राइटर तो वैसे ही दब गए, लेकिन जो हल्का फुल्का नाम कर गए उनके राइटर्स की अगर हम बात करें तो जेफरी ऑफ मॉनमाउथ नाम के एक राइटर थे। इनका वर्क हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के राजाओं की हिस्ट्री। ये वहीं पर लेमन एक नाम के राइटर थे, इन्होंने व्रट लिखा था, व्रट नाम का एक वर्क लिखा था। अच्छा, ये मैंने बताया भी था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक राइटर थे बेस नाम के, इनने एक वर्क लिखा था रोमन डी व्रट। ये तो इनने किसको कॉपी किया था? जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ की हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया को इमिटेट किया था। किन्ने? बेस ने, और रोमन डी ब्रट लिखा था। वहीं पर अगर हम लेमन की बात करें तो लेमन ने किसको कॉपी किया था? वेश को, है ना। तो रोमन डी ब्रट को रोमन डी हटा के उनने व्रट नाम का एक वर्क लिख दिया था। तो ये आपस में इमिटेशन करके बनाए गए थे, है ना। उस समय अगर हम बात करें इस दौरान एंग्लो नॉर्मन के टाइम की, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कॉटन नीरो मैन्युस्क्रिप्ट रहती थी। इसका नाम था कॉटन नीरो। इसमें कुछ एनोनिमस वर्क्स लिखे गए, जैसे सर गैबन एंड ग्रीन नाइट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ठीक ठाक वर्क है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द पर्ल, क्लीननेस, पेशेंस, ये 4 वर्क जो है वो कॉटन नीरो में लिखे गए थे, इम्पोर्टेंट है। बस इतना जानना जरूरी है कि कौन सा उस समय मैन्युस्क्रिप्ट चलता था और कौन से वर्क लिखे गए थे। अगर हम मिसलेनियस की बात करें नॉर्मन में, तो कुछ मिसलेनियस भी हैं, जैसे एक हमारा एंसन रूले है जिसको बिशप पूरे ने लिखा है। इसमें बात की गई है 3 ऐसी लेडीज की जो रिलीजियस नहीं बनना चाहती हैं बट रिलीजियस होना चाहती हैं। संत बिना ही संत बन जाना, ऐसा उनका सोचना था। कई लोग मतलब संत का दिखावा कर देते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते हैं, और कई लोग सांसारिक जीवन में रहते हुए भी संत होते हैं। तो लेडीज यही सीखना चाहती हैं। तो यहाँ पर एक रिलीजियस एडवाइस दी गई है 3 लेडीज को who wish to live a religious life without becoming religious, यानी बिना रिलीजियस बने ही रिलीजियस बनना, है ना। कर्सर मुंडी नाम की एक वर्क है, इसमें गॉड्स डील कर रहे हैं जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान को, उसमें ये बताया गया है। द आउल एंड द नाइटेंगल नाम का एक वर्क है जिसमें एक डिबेट है आउल और नाइटेंगल की। इसमें भैया बात कर रहे हैं मोरल्स, लॉज, है ना, जिंदगी की अच्छा साइड, बुरा साइड, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लैंड ऑफ कोकनगे, इसको लग्जरी लैंड भी बोला जाता है, ये भी उसी टाइम का वर्क है लेकिन मिसलेनियस वर्क है, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इतनी फेमस नहीं है, लेकिन उस समय के वर्क जो हैं वो यही कुछ इम्पोर्टेंट हैं। लग्जरी लैंड में सटायर किया गया है मॉन्क्स की लाइफ के ऊपर, जो लग्जरी लाइफ मॉन्क्स जीते हैं। मॉन्क्स का मतलब साधु संत होता है। तो वो वहीं पे छोटी सी घटना ये घटी थी मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है राजा हो चाहे रंक हो, एक ही नियम के दायरे में आना। अगर प्रधानमंत्री गलती करता है तब भी उसे उतनी सजा मिलना चाहिए जितना एक नौकर गलती करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। हमारे यहाँ भी इस समय यही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी गलती करे सबके लिए संविधान समान है, कानून समान है। हमारे यहाँ सबसे पहले मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को बोला जाता है जो 1954 में आया था। तो ये हमारा था एंग्लो नॉर्मन। हैं एज ऑफ चौसर की तरफ। देखिए एज ऑफ चौसर में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ाई था चौसर के बारे में। चौसर का जन्म लगभग 1340 में या 43 में, मतलब कई लोग 43 बोलते हैं, कई लोग 40 बोलते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड लगभग 1340 से 1400 तक माना जाता है। 60 साल रहे, लेकिन 60 साल में कमाल कर गए, और ऐसा कमाल कर गए कि हमें इनको अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है। इन्होंने कई किंग्स के अंडर में काम किया, जैसे एडवर्ड III, रिचर्ड II, हेनरी IV।
324 ऐसे याद रखना, ठीक है। एडवर्ड थर्ड के अंडर में इन्होंने 1356 में लगभग में काम किया था। रिचर्ड सेकंड के अंडर में इन्होंने 1377 के लगभग काम किया था। और हेनरी फोर्थ के अंडर में इन्होंने 1398 के लगभग स्टार्ट कर दिया था। 2 साल बेचारे काम कर पाए, तब तक भगवान को प्यारे हो गए, यानी ऊपर चले गए। और तो छोड़ो, कैंटरबरी टेल्स में 120 लिखने वाले थे, 24 ही लिख पाए। तब तक भगवान ने कहा इधर आ जाओ बेटा, अब तुम्हारी ऊपर ज़रूरत है ना। तो 3 राजाओं के अंडर में काम किया, जिसमें एडवर्ड थर्ड तो इन्हें बड़ा प्रेम करते थे। इन्होंने तो 16 पाउंड रैंसम दी थी इनको छुड़ाने के लिए, एक बार फंस गए थे। अब ये क्या है, वहाँ पे सैनिक थे काम। सर ये स्क्रीन स्क्रीन पे कुछ और ही दिख रहा है, देखिए ना। अच्छा, स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, एक मिनट। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने 3 राजाओं के अंडर में काम किया, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ। एडवर्ड थर्ड के अंडर में लगभग 1356 से स्टार्ट कर दिया था। रिचर्ड सेकंड के अंडर में इन्होंने 1377 और हेनरी फोर्थ के अंडर में 1398 में। 324 ऐसे याद रखना। मैंने आपको बताया था कि एडवर्ड थर्ड ने इनको रैंसम दे के छुड़ाया था। एक बार ये जब फंस गए थे, ये यात्रा पे जाते थे, एक तरह से दार्शनिक थे, फिलोसफर थे और सेना में भी काम करते थे। तो यात्रा में गए तो फ्रेंच में फंस गए एक बार, और ऐसे फंस गए फ्रांस में कि एडवर्ड थर्ड को उनको छुड़ाना पड़ा। और छुड़ाने के लिए इनको 16 पाउंड देने पड़े। उस समय बड़े बहुत ज़्यादा मैटर करता था, है ना। तो आप समझ सकते हो कितने प्यारे थे एडवर्ड थर्ड के। उसके बाद फिर एडवर्ड थर्ड बेचारे स्वर्ग सिधार गए, चले गए। फिर उन्होंने रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ के अंडर में काम किया। इनको चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। और अभी अपन ने वीडे को पढ़ा था। वीडे कौन थे? फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ध्यान रखना, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार एमपी सेट में मैंने बार बार 2 चीज़ें बताई थी अपने, जिनको मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि ये लिंग्विस्टिक क्या है। उस तरह से मैंने डेल हेम्स वगैरह के बारे में बताया, तब भी वो गड़बड़ करके आए थे। तो आप लोग ये गलती ना करें, ध्यान से सुना करें, है ना। फादर ऑफ इंग्लिश जॉफ्री चौसर हैं और फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग वेनरेबल वीडे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें, मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने अपना समय बिताया, किस किस में इन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा, तो फर्स्ट पीरियड इनका फ्रेंच का माना जाता है, जिसमें रोमाउंट ऑफ द रोज, जिसको रोमांस ऑफ रोज भी बोलते हैं, बुक ऑफ डचेस, जिसको इन्होंने जॉन गॉन्ट की वाइफ थी जिनका नाम ब्लांच था, उनके ऊपर लिखा था बुक ऑफ डचेस। डचेस का मतलब होता है महारानी, है ना। कॉम्प्लेंट टू पिटी, इसमें इन्होंने पोयम है, ये भी इन्होंने फ्रेंच में लिखी थी। ABC एक प्रेयर है वर्जिन के लिए, है ना, वर्जिन मैरी के लिए, वो भी इन्होंने फ्रेंच में लिखी थी। उसके बाद इटालियन फेज की अगर हम बात करें, अभी मैं एक एक पूछूंगा आप लोगों से, और खासकर उन लोगों से जो मेरी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाना। सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज इटालियन फेज है। इसमें ट्रालस एंड क्रिसिडे, जो इन्होंने बोसेसियो की फालिस्त्रो से लिया है ना। बोसेसियो आपने पता ही होगा, जोवेनियो बोसेसियो एक राइटर है, इटालियन राइटर हैं। तो चौसर जी वहाँ से इंस्पायर होके ट्रालस एंड क्रिसिडे लिखा। फिर हाउस ऑफ फेम, डेकामेरन का नेक्स्ट है हाउस ऑफ फेम। इसमें इन्होंने दांते भी इटालियन राइटर हैं, आपको पता होगा। तो दांते की डिवाइन कॉमेडी से ये इमिटेशन किया था, ये हाउस ऑफ फेम, है ना। वहीं पे लेजेंड ऑफ गुड मेमोरी की बात करें तो इनने लिखा था, और 10 स्टोरीज की प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग तो बहुत करते थे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते थे। प्लानिंग इनने 10 स्टोरीज की थी लेकिन 9 स्टोरी कंप्लीट कर पाए थे, जिसमें से थिस्वे नाम की एक स्टोरी है, ये महिला है, उसमें 9 स्टोरीज में एक स्टोरी थिस्वे की है, वो काफ़ी फेमस है, कई बार पूछ ली जाती है, तो मैंने आपको बता दी है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कैंटरबरी टेल्स इनका वर्क है, और आपके सिलेबस में MPPSC में केवल प्रोलॉग दिया गया है। तो प्रोलॉग दिया गया तो प्रोलॉग से ही क्वेश्चन आएगा। हालांकि आप 1-2
इनके वर्क कैंटरबरी टेल्स में पढ़ सकते हो, जैसे नाइट्स टेल है, मिलर्स टेल्स है, आपकी प्रायरस टेल्स है ना, नन प्रिस्ट है, इसको पढ़ सकते हो, बट आपके सिलेबस में दिया नहीं है। तो जो मेन मेन अगर प्रोलॉग की बात करें तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैंटरबरी टेल्स नाम से पता चल रहा है कि कैंटरबरी टेल्स मतलब कैंटरबरी की कहानियाँ। कैंटरबरी एक प्लेस है ना। तो वहाँ पर जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूँ, आप लोग अलग अलग जगह पर रहते होंगे, तो हमारे यहाँ की कोई ऐसे यात्रा जाए मान लो कहीं तीर्थ स्थान पे, और फिर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे, एक हमें कोई होस्ट करे, फिर हम सब लोग इकट्ठे जाएं, तो मुंह बंद करके तो जाएंगे नहीं, बातें करते हुए जाएंगे। और पहले तो ऐसे ही जाते थे लोग बाग। आज भी जब माता वगैरह बैठती हैं तो आपने देखा होगा, आपके यहाँ पता नहीं बैठती हैं कि नहीं, बैठती होंगी ना आप लोगों के यहाँ पे भी अच्छी तरीके से, है ना। जी सर। तो आपने देखा होगा कि हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ पे बढ़िया आराम से बहुत सारी बातें चलती हैं, और 10-10 11-11 बजे तक, जब तक माता की आरती नहीं हो जाती है तो हम लोग वापस नहीं जाते हैं। ऐसे कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने प्लान किया कि चलो श्राइन घूम के आते हैं। श्राइन का मतलब तीर्थ स्थान। तो थॉमस बेकेट की श्राइन घूम के आते हैं। तो वहाँ पे होस्ट किया गया हैरी वैले के द्वारा। एक हैरी वैले नाम के व्यक्ति थे, उनने होस्ट किया। होस्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे, मेजबान। जो मेहमान नवाजी करता है, मेहमानों का स्वागत करता है, उसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट किया हैरी वैली ने टबार्ड इन में। इन का मतलब भी आप लोग जानते होंगे, इनका मतलब होता है एक छोटा सा होटल टाइप का, धर्मशाला धर्मशाला। धर्मशाला। राइट राइट राइट, है ना, इस टाइप का। तो टबार्ड इन मतलब उसमें टबार्ड नाम, उस जगह का नाम है टबार्ड इन। वहाँ पर हैरी वैली ने स्वागत किया। वहाँ पर टोटल पिलग्रिम्स 29 पिलग्रिम्स थे, लेकिन नैरेटर को जोड़ के, नैरेटर कौन है, चौसर, तो चौसर को जोड़ के 30 पिलग्रिम हो गए थे, 30 पिलग्रिम्स। वन होस्ट है, हालांकि आगे चल के एक और मिलता है तो 32 माने जाते हैं वैसे, है ना। बट ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से। कहीं अगर 32 ऑप्शन में नहीं है और 31 ऑप्शन में, तो आप 31 लगा के आओगे। 30 वो और 1 होस्ट, है ना। हाँ सर, PYQ में 31 था। PYQ बुक देखी थी मैंने, हाँ UGC हाँ नेट की। तो उसमें उसमें 31 ही होगा, क्योंकि ये 36। जो 32 वाला है वो बाद में मिला था, बहुत बाद में आया था, है ना। वैसे ही चलते हुए मिल जाते हैं। इन्होंने प्लान किया कि ऐसा करते हैं, क्यों फालतू में शांति से जाएंगे, तो 4 स्टोरी आप सुनाओ, मतलब एक एक व्यक्ति 4 स्टोरी सुनाएगा। तो 4 स्टोरी सुनाओगे तो 2 इधर से सुनाओ, 2 उधर से सुनाओ, तो टोटल 120 सुन जाएंगे, है ना। लेकिन बेचारे 24 ही सुना पाए। तब तक भगवान ने उनको बुला लिया और चौसर की डेथ हो गई, 1400 में डेथ हो गई। उसके बाद फिर दूसरे राइटर्स की अगर हम बात करें इसी उसमें, तो विलियम लैंगलैंड हैं, जो चौसर से भी बड़े थे। 1332 से स्टार्ट किया था इन्होंने, 1400 तक चले थे। इनका वर्क द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द फिलोमेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है ना। और जॉन मैंडेविले, ये बोएज नाम का इन्होंने वर्क लिखा था। जॉन गोअर, मेडिटेंटीज, क्लेमेंटीज, एमेंटीज, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया ही था। याद रखना, जितने भी टीज हैं उनमें गोअर का मतलब, जितने भी टीज मतलब मेडिटेंटीज, क्लेमेंटीज, एमेंटीज, है ना। और बोएज का मतलब समुद्री यात्रा होती है, जॉन मैंडेविले ने लिखा है। विलियम लैंगलैंड ने ये वाला लिखा है ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया था। इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी घटी जिन्होंने पूरे दुनिया को ही हिला दिया, मतलब ऐसे मान सकते हैं अपन लोग। उधर को तो हिलाया, मतलब उस जगह तो पूरा गड़बड़ हो ही गया था। ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ 1348 में आई थी। कई लोग मारे गए थे। सुबह बेचारे, शाम के बेचारे सोते थे, सुबह मरे मिलते थे। तो पहले की हालत तो, अब कई लोग, जैसे मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से, बोला ज़माना ख़राब हो गया है। हाँ, एक चीज़ में ज़माना ख़राब हो गया कि उम्र कम हो रही है लोगों की। बाकी ज़माना ख़राब कहाँ, ज़माना तो अच्छा हो रहा है। पहले लोग कितने सारे मर जाते थे, पैदा हुए मर गए, कोई इलाज नहीं था, कोई कुछ नहीं था, है ना। राघवेंद्र सर से पढ़ना है तो आपको ग्वालियर आना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, रूम लेके रहना पड़ेगा। आज आराम से घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो।
ज़माना तो कितना अच्छा हो गया है, कितना फास्ट हो गया, अच्छा हो गया है। बस ये है कि अपन लोग इतने इसमें डूब गए हैं गैजेट में कि अपनी उम्र कम होती चली जा रही है, लोग स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस इतना जरूर गड़बड़ा हो गया, बाकी ज़माना तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। पहले देखो ज़माना कितना ख़राब था, ब्लैक डेथ जैसी डेथ, है ना। अपन लोगों के यहाँ थोड़ी सी कोरोना आया है तो अब मच गई। ब्लैक डेथ में शाम के सो रहे हैं, सुबह पता नहीं चलता था, मरे मिलते थे, इतने लाखों लोग मारे गए थे, है ना। इसीलिए जनता बढ़ नहीं पाती थी, पहले लोग मरते थे भयंकर, वॉर होते थे, युद्ध होते थे, मारे जाते थे लोग बाग। पीजेंट रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट हुआ। स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना, एक बार कंफर्म कर दो। जी सर। पीजेंट रिवोल्ट हुआ, पीजेंट का मतलब किसान है, तो किसानों का रिवोल्ट हुआ था 1381 में। 100 ईयर वॉर्स हुआ था आपका 1337 से 1453 में। इन्होंने पूरे इंग्लैंड को, पूरे ब्रिटेन को हिला के रख दिया था, गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो कहाँ से लिटरेचर पनपता, है ना। वॉर ऑफ रोजेज भी आपने सुना होगा, तो वो भी आपका उसी दौरान आया। और इस तरह से कुछ चीज़ें घटी, तो इस दौरान की ये सब पूरी एज ऑफ चौसर हमने पढ़ा। हाँ जी, एज ऑफ रिवाइवल में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया ही है, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ब्लैक डेथ है, पीजेंट रिवोल्ट्स है, 100 ईयर वॉर्स है, वॉर ऑफ रोजेज है। इन्होंने पूरा गड़बड़ कर दिया था। और फिर क्या हुआ, लिटरेचर एक तरह से गड्ढे में चला गया, तो उसको रिवाइव करने की जरूरत थी। दूसरी बात, चौसर जैसे व्यक्ति खत्म हो गए थे, कोई उनको टक्कर देने वाला नहीं था, है ना। तो रिवाइव करना, तो रिवाइव करने के लिए इसको टाइम दिया गया, मतलब एक नाम दिया गया, एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल में अगर हम कुछ राइटर्स की बात करें, कुछ ऐसे खास तो हुए नहीं, बस एक थॉमस मूरे थे, उन्होंने थोड़ा नाम किया था, बाकी ऐसे कुछ खास नहीं हुए। बट हाँ, थोड़े थोड़े जो राइटर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे रोजर एस्चाम्स, ये जो एस्चाम्स थे, ये ट्विटर थे एलिजाबेथ के, है ना। ये इन्होंने उस समय थोड़ा बहुत अच्छे वर्क लिखे, जैसे टॉक्सोफिलस, इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका दूसरा नाम स्कूल ऑफ शूटिंग है। द स्कूल मास्टर लिखा है इन्होंने, तो इसको भी याद, देखो याद करने आपको, कभी कभी रट्टा भी काम आता है। कई लोग कहते हैं अरे रट्टा बेकार है, रट्टा भैया रट्टा नहीं होता तो आज अपन ABCD याद नहीं करते तो समझते ही नहीं, है ना। तो रोट लर्निंग को तो ऐसा सिद्ध कर दिया है। हाँ जी, मेलोरीज मोड डी अर्थर, इसमें जो थॉमस मेलोरी साहब थे, इनका एक वर्क है मॉर्ट डी अर्थर। इसमें डी का मतलब होता है डेथ, अर्थर की डेथ के बाद उनके कारनामों को, यानी उनके अच्छे अच्छे कामों को जनता के सामने लाना, उनकी क्यून गोनेवरी के बारे में भी जनता के बारे में बताना। तो मेलोरी साहब ने, थॉमस मेलोरी ने एक वर्क लिखा था मोर्ट डी अर्थर, ये आपको याद रखना है, ये इनका वर्क है मोर्ट डी अर्थर। ओके, इट टेल्स द फेमस लेजेंड ऑफ किंग अर्थर एंड क्वीन गनेवरे, तो क्वीन गनेवरे और अर्थर के बारे में ही बताता है। इरेजमस की बात करें, ये भी एक राइटर है, इन्होंने प्रेज ऑफ फोली लिखा है, इसको मैंने याद कर रखा है। इरेज का मतलब होता है मिटाना, फोली मतलब होता है गलती, गलती को मिटाने के लिए यूज करते हैं तो उसको इरेजर से यूज करते हैं, तो इरेज मस मतलब प्रेज ऑफ फोली, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रेज ऑफ फोली ने, इरेजमस जी ने उन चर्च के पादरी, यानी कि उन क्लर्जी मैन की बात की है जो क्लर्जी मैन करप्ट होते हैं, जो क्लर्जी मैन गड़बड़ होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, थॉमस मूरे की अगर हम बात करें तो थॉमस मूरे ने एक वर्क लिखा था यूटोपिया। जहाँ तक थॉमस मूरे का वैसा सवाल है, तो थॉमस मूरे साहब हाई चांसलर थे हेनरी एट्थ के यहाँ। हेनरी एट्थ जो एलिजाबेथ के पिताजी थे, एलिजाबेथ जो आप आगे पढ़ोगे, उनके पिताजी थे हेनरी एट्थ, और उनकी फर्स्ट वाइफ थी कैथरीन, है ना। और सेकंड वाइफ थी, क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, बॉयले थी, कौन थी? एन बॉयलन, एन हाँ, बॉयलन। एन बॉयलन, सही सही, बिल्कुल सही। वो
वो आपकी इनकी सेकंड वाइफ थी, है ना, हेनरी एट्थ की। और ये जो थे वो हाई चांसलर थे, थॉमस मूरे साहब, उनके यहाँ। तो इन्होंने कैथरीन से शादी के लिए भी विरोध किया था कि नहीं आप गलत कर रहे हो, जो भी रहा हो उन समय का। लेकिन गुस्सा आ गई उनको, अच्छा हमारी शादी नहीं होने दे रहे हो। तो थॉमस मूरे को उन्होंने डेथ सेंटेंस, मतलब फांसी की सजा दिलवा दी थी, जाओ हमारी शादी नहीं होने दे रहे हो, अब देखते हैं हम तुम्हें। तब तक इन्होंने कुछ वर्क लिख दिए थे, जैसे 1516 में इन्होंने यूटोपिया लिख दिया था। बाद में इनकी डेथ के बाद इसका इंग्लिश वर्जन भी आया था, 1551 में इंग्लिश वर्जन आया था, जो राल्फ रॉबिन्सन ने निकाला था, राल्फ रॉबिन्सन ने। ओके, अब यूटोपिया के बारे में बात करें तो यूटोपिया जो है वो एक तरह से इमेजिनेटिव लैंड, मतलब इमेजिनेशन है कि मतलब एक ऐसी लैंड होना चाहिए, एक ऐसा आइलैंड होना चाहिए जहाँ पे हम बढ़िया शांति से रहें और ऐसे ऐसे नियम हो। कई लोग सोचते हैं ऐसे नियम हो वैसे नियम हो, तो एक आइलैंड हो और वो 15 माइल वाइड, मतलब एक वैसा हो, 15 माइल वाइड चैनल हो, 6000 से ज़्यादा घर ना हो वहाँ पर। ओवर पॉपुलेशन अगर हो रही है तो मेन लैंड पे घर बनाए जाएं, है ना, वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक वेयर हाउस होगा, खाना वगैरह वहीं से मिला करेगा, जितनी तुम्हें राशन की ज़रूरत है राशन लेके आ जाओ, तुम्हारे पर्टिकुलर घर नहीं होंगे, 10-10 साल में आपको बदलने पड़ेंगे। ऐसे गजब नियम बनाए गए थे, किन की नज़रों में, थॉमस मूरे साहब सोच रहे हैं, है ना। स्लेवरी वहाँ पर होगी, लेकिन एक व्यक्ति 2 स्लेव रख सकते हैं, गुलाम मतलब नौकर रख सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को जो गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, किसी ने अपराध कर दिया उनको नौकर बनाया जाएगा। फ्री हॉस्पिटल्स रहेंगे, पुजारियों को भी शादी करने का हक होगा। कोई अगर यहाँ पे लिखा है प्रीस्ट बीइंग अलाउड टू मैरी, डाइवर्स परमिटेड, यानी कि वहाँ पर डाइवोर्स भी हो सकता है, तलाक भी लिया जा सकता था, है ना। प्री मैरिटल सेक्स पनिश्ड बाय अ लाइफ टाइम ऑफ एनफोर्ड सेलिवेसी, अगर कोई शादी से पहले गलत संबंध बनाता तो उसको सज़ा मिलती। एडल्ट्री यानी कि शादीशुदा लोग अगर जैसे संबंध बनाते तो उनको पनिशमेंट थी, है ना। ऑल आर फेड द सेम, एक जैसा खाना था। राफेल एक्सप्लेन्स दैट द ओल्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर गिवन द बेस्ट ऑफ द फूड। इस तरह से गैम्बलिंग, हंटिंग मना थी, मेकअप मना थी, एस्ट्रोलॉजी मना थी, फालतू के एस्ट्रोलॉजी वगैरह बिल्कुल मना थी। और यूटोपियंस वॉर तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना। ऐसा इन्होंने एक इमेजिनेशन किया था, ऐसा होना चाहिए, है ना। वहीं पे बात करें कुछ दूसरे राइटर्स की, जैसे थॉमस वॉट का नाम आपने सुना होगा। थॉमस वॉट जी ने पेट्रार्च, इटालियन राइटर आ गए पेट्रार्च, पेट्रार्च का सोनेट को इमिटेट किया। बाद में जॉन मिल्टन ने पेट्रार्च सोनेट को इमिटेट किया, है ना। वहीं पे अर्ल ऑफ सरे, जिनका सही नाम क्या था, हेनरी हॉवार्ड, इनने ब्लैंक वर्स को बना, मतलब एक लेके आए थे, इमिटेट किया था, इन्वेंट किया था। बाद में इसी ब्लैंक वर्स को विलियम शेक्सपियर जी ने इमिटेट किया, है ना। और ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्स होता है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, 5 लाइनों की 5 लाइन की ऐसी पोयम जो अनराइम्ड हो, है ना। ये चीजें इनको याद करना भैया, आपको रोट करना है। रिचर्ड टोटल, मतलब रिचर्ड टोटल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक वर्क लेके आए थे मिसलेनी, ये वाला वर्क। इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसमें टोटल्स जो हैं वो कई सारे वर्क्स को पब्लिश कर रहे हैं। ये 1557 में आया था। इसमें 271 पोयम थी, 40 पोयम इसमें सरे जी ने लिखी थी, 97 वॉट जी ने लिखी थी, और 94 ग्रिमॉल्ड ने लिखी थी, और सॉरी 40 सरे ने, 97 वॉट ने, 40 ग्रिमॉल्ड ने, और 94 अनसर्टेन ऑथर्स, यानी पता नहीं था किसने लिखी है, लेकिन 271 पोइम्स थी इस वाली बुक में, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, जिसका दूसरा नाम मिसलेनी भी था। अगर हम वहीं पे बात करें कैक्सटन प्रिंटेड प्रेस, तो आपको पता ही होगा कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस 1476 में आया था, और इसमें फर्स्ट प्रिंटेड होने वाली बुक है ट्रोय नाम की, ये ट्रोय करके, है ना, द रिक्वेल ऑफ हिस्टोरीज ऑफ ट्रोय।
तो ये हमारी रिवाइवल ऑफ लर्निंग फिनिश होती है। अब हम लोग मंडे से एलिजाबेथ एज स्टार्ट करेंगे।